नमस्कार, जोहार। स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और सहायक आचार्य 6 to 8 की परीक्षा की भी तिथि जारी कर दी गई है। 1 to 5 वाला तो शुरू पहले ही हो गई थी और फिर से जिन विषयों का परीक्षा होनी बाकी है उसके लिए भी 11-12 से परीक्षाएँ शुरू हो जाएंगी। 23 तारीख से 6 to 8 की भी परीक्षा शुरू होगी। हाँ, तो हम लोगों ने जो चर्चा शुरू की थी वह अंग्रेजी भाषा पत्र के अंतर्गत जिन लोगों ने अंग्रेजी भाषा का चयन किया है, जिन लोगों ने अंग्रेजी पढ़ा है, तो उनका सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें लिटरेचर का पोर्शन है और उसमें नॉवेल्स हम लोग जो नॉवेल से एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी मतलब हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जो हम लोगों ने अब तक 3 नॉवेल की चर्चा की है, जिसमें पहला था द ओल्ड मैन एंड द सी, उसके बाद दूसरा था द पेंटर ऑफ साइंस और तीसरा था द पावर एंड ग्लोरी। उसी कंटिन्यूएशन में जो फोर्थ और आखिरी नॉवेल है वो है फास्टिंग एंड फेस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग फास्टिंग एंड फेस्टिंग से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और स्टडी फॉर गोल्स के ही यूट्यूब चैनल पर कह रहे हैं, एप्लीकेशन पर आपको इससे संबंधित आपको मिल जाएगा MCQ मॉक टेस्ट 15+ मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको 199 के ऊपर कीमत पर। तो आप चाहें अगर वो मॉक टेस्ट लगाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अगर एग्जाम्स पहले। अब तो डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जैसे कि आप जानते हैं 23 से 6 to 8 के एग्ज़ाम्स शुरू होने हैं, है ना। और फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, इन सब का अलग अलग तरीके से वो एडमिट कार्ड जारी करेगी है। तो 23 से ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। 6 to 8 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए, परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, तो आप लोगों की तैयारी की प्रक्रिया को थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी, है ना। तो यदि आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स के ऐप से ये मॉक खरीद सकते हैं ना। चलिए आज का जो हमारा नॉवेल है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, फास्टिंग फिस्टिंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नॉवेल आपने पढ़ा हो, और अगर आपने पढ़ा हो तो ये इनसे संबंधित जो सवाल हैं उनको आप ज़रूर बना पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए इन प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द फास्टिंग फिस्टिंग नॉवेल। उसका जो थीम है वो क्या है। इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, क्या ये है। फैमिली डायनामिक्स एंड जेंडर रोल्स, ये है क्या। पॉलिटिकल अनरेस्ट, ऐसा है क्या। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्या कौन सा थीम है आपके अनुसार। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। इस पूरे नॉवेल में जो बात कही गई हो फैमिली डायनेमिक्स की कही गई है, और जेंडर रोल्स, कैसे जेंडर के आधार पर उनके रोल्स और उनकी कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज सब कुछ पहले से निर्धारित कर दी जाती है। वो एक चीज़ और इसमें बताना जरूरी होगा कि इसका जो एक और थीम अगर लिखा है, ट्रेडिशन वर्सेस मेरे ख्याल से आएगा अभी एक, ये भी है मॉडर्निटी। ये भी इसकी जो मेन इस नॉवेल में आप क्लैश देखेंगे या कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे वो यही है। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट, एक स्ट्रगल देखने को इस पूरे नॉवेल में मिलेगी। तो इसका थीम हम एक फैमिली डायनेमिक्स एंड जेंडर रोल्स के बारे में कह सकते हैं कि एक थीम है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So we have the second question. Who is the protagonist of the novel? Protagonist means the lead role or the main character of the novel. So who is the protagonist here in this novel? I think I should change the color of the pen. Yes. So protagonist. Who is the protagonist of the novel? So whether it is Uma, Arun, Anamika, Papa. No. So these are the characters from the novel, but here the question is asked about the protagonist or the main character. So whole story revolves around the Uma. Okay, so the answer is Uma. Third question, which country is the first part of the novel set? इन which country, कौन से देश से यह कहानी जो है शुरू होती है ना। इससे पहले मैं बता दूं कि यह जो नॉवेल है कह सकते हैं कि दो जो कंट्रीज है, इंडिया और अमेरिका, इन दोनों के कल्चर को दिखाते हुए यहाँ के जेंडर रोल्स और अमेरिका में जेंडर रोल्स, इन सबों का एक कह सकते हैं कि एक कंपेरिजनल स्टडीज टाइप का एक दिखेगा। इसलिए जो ट्रेडिशन जब हम बात करते हैं तो इंडियन ट्रेडिशन और फिर वहाँ अमेरिकन ट्रेडिशन, इनके बीच का एक आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा।
तो पापा कह रहा है कि जो ये नॉवेल है ये कहाँ शुरू होती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडिया में, इंग्लैंड में। तो ये स्टोरी इंडिया के एक छोटे से शहर से शुरू होती है। सो द आंसर इज इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच कैरेक्टर इज सेंट टू अमेरिका फॉर एजुकेशन? कौन सा कैरेक्टर है जिसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा जाता है? सो हिदर इट इज उमा, अरुण, अनामिका और पापा। कौन है? तो उमा, अरुण, अनामिका और पापा। सो द अरुण इज द कैरेक्टर who is sent to America for his higher education. Okay, he goes to America for his medical studies, है ना। तो ये याद रखिएगा। और यही पूरी कहानी है कि कैसे एक घर में दो मतलब जो एक लड़की है उसकी एजुकेशन, जबकि पढ़ने में दोनों सिमिलर हैं, दोनों ब्रिलियंट हैं, लेकिन एक लड़की होने के नाते उसके कैसे जेंडर रोल्स पहले से डिसाइड कर दिए जाते हैं, शादी ब्याह और घर के कामों में कैसे उलझ जाती है, और कैसे एक लड़का इंडिया जैसे सोसाइटी में, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में, एक ट्रेडिशनल फैमिली में किस तरीके के जेंडर बायसेस या जेंडर स्टेरियोटाइप्स जो है, एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट जो हैं, वो इस पूरी नॉवेल में आपको देखने को मिलेगी। सो अरुण इज द कैरेक्टर हु इज सेंट टू अमेरिका फॉर हिज हायर एजुकेशन, है ना। while Uma is similarly the brilliant student, but she is not sent to America, and she even not let her to pursue her higher education because she is a girl. So that is the story. आगे देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन, what a significant event affect उमाज लाइफ डीपली? कौन सा ऐसा घटना होता है जो उमा के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है? तो हर मैरिज, क्या उसकी लाइफ? बिल्कुल, वह भी एक घटना है जो उसको करता है। हर फादर्स डेथ, उसकी पिता की डेथ, ऐसा है क्या? हर फेल्ड एंगेजमेंट, हर ब्रदर सक्सेस। तो इसका आंसर होगा सी, उसका एंगेजमेंट टूट जाना उसके जीवन में कैसे में जी के दुखों का पहाड़ का टूट जाने जैसा है। सो हर फेल्ड एंगेजमेंट इज द इवेंट इन हर लाइफ विच डीपली अफेक्ट द लाइफ ऑफ उमा। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द कैरेक्टर पापा सिम्बलाइज इन द नॉवेल? पापा, मम्मी और पापा हैं, उसके बाद तीन और मुख्य कैरेक्टर हैं, मतलब तीन बच्चे हैं उस घर में, जिसमें उमा बड़ी लड़की है, उसके बाद अरुण छोटा लड़का है, और देयर इज अनदर कैरेक्टर अरुणा आई थिंक, है ना। तो ये कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा, व्हाट डज द कैरेक्टर पापा सिम्बलाइज इन द नॉवेल? तो पापा का कैरेक्टर क्या इस नॉवेल में किस चीज़ का प्रतीक है? सो फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस? बिल्कुल नहीं भाई, बहुत तू ऑर्थोडॉक्स आदमी है। ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल अथॉरिटी? तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर है यही है। एक ट्रेडिशनल पिताजी क्या होते हैं, जो होता है ना घर में कि लड़कियों का काम है चूल्हा चौकी का काम, लड़कों का है बढ़िया खाना और सब कुछ आज़ादियाँ, सब कुछ उनके लिए होता है। लड़कियों के लिए पहले से रोल्स, जिसको जेंडर रोल्स हम कह रहे हैं, वो डिसाइड होते हैं, है ना। तो ये जो है पापा का रोल, वो है ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल, एक पितृसत्तात्मक जो कह सकते हैं एक डोमिनेंस है, उसका एक सिम्बोलाइजेशन है पापा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ इज अनामिकाज लाइफ डिफरेंट फ्रॉम उमा? अनामिका कौन है? अनामिका इज अ फ्रेंड ऑफ उमा, है ना। तो कह रहा है कि हाउ इज अनामिकाज लाइफ डिफरेंट फ्रॉम उमा? उमा की जीवन से उसकी जीवन कैसे अलग है? तो अनामिका मैरिज लविंग हस्बैंड, क्या एक वो बहुत प्यार करने वाले हस्बैंड से शादी होती है उसकी। अनामिका स्टडीज अब्रोड, अनामिका इज ट्रैप्ड इन एन अब्यूजिव मैरिज। अनामिका की स्टोरी तो उमा से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो एक ऐसे शादी में बन जाती है जहाँ पर उसका पति उसे या फिर उसके घर वालों इतना उसको शोषण करते हैं कि ऐसे कमिट सुसाइड, है ना। तो वो एक बहुत कह सकते हैं कि एक घुटनशील घर में विवाहित होती है। ये उसकी बारे में उसकी कह सकते हैं कि उसकी घटना के बारे में पूछा जा रहा था। आठवां क्वेश्चन देखिए, व्हाट कल्चरल कॉन्ट्रास्ट इज हाईलाइटेड बाय अरुण्स एक्सपीरियंसेस इन अमेरिका? जब अमेरिका अरुण जाता है ना, अरुण अमेरिका जब जाता है तो उसको किस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं? द डिफरेंस इन क्लाइमेट में कुछ अलग रहता है क्या? द डिफरेंस इन फैमिली डायनामिक्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, इसके बाद है द डिफरेंस इन फूड हैबिट्स, द डिफरेंस इन एजुकेशनल सिस्टम्स,
तो जो नॉवेल में हमें ये सब बातें ठीक है, खास करके 2 3 और 4th, बट द मोर इम्पॉर्टेंट वन इज द सेकंड, द डिफरेंस इन फैमिली डायनामिक्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। जो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, और जो फैमिली के जो डायनामिक्स है, फैमिली के जो आइडियोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है अमेरिका में। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द टाइटल फास्टिंग फेस्टिंग मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट। यह क्या इंगित करता है फास्टिंग फेस्टिंग। अगर आप इसका वो देखें तो कैसे ये पैराडॉक्सिकल लगता है ना। फास्टिंग क्या है, फास्टिंग जब कोई उपवास करता है, और फेस्टिंग मीन्स भोज है ना, तो दोनों एकदम वो लगता है ना पैराडॉक्सिकल। तो ये है, इसमें कह रहा है कि क्या उसका मीनिंग है। द डाइटरी हैबिट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डेप्रिवेशन एंड एबंडेंस इन लाइफ, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द कैरेक्टर्स, द सीजनल चेंजेज इन द नॉवेल। नहीं, तो इसका जो सही बात है इसमें वो ये होगा, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डेप्रिवेशन, एक व्यक्ति है उमा जिसको डेप्रिवेशन ही डेप्रिवेशन है, वंचना ही वंचना है, एंड और उनको हर तरह की अवसर हैं, हर तरह की आज़ादी है ना। सो one is fasting and another one is fasting. So fasting symbolizes the deprivation, while fasting symbolizes the opportunities, the abundance of opportunities and freedom. Okay, so this is the explanation. 10th number question देखिए, what is Uma's ultimate fate in the novel। उमा का फाइनल कह सकते हैं कि जो उसका भाग्य कह लीजिए कि क्या होता है इस नॉवेल में। सी एस्केप्स हर ऑप्रेसिव फैमिली, क्या वो भाग जाती है अपने शोषणकारी घर या फिर माता पिता से। सी रिमेन्स एट होम केयरिंग फॉर हर पेरेंट्स। तो यही बात सही है सीधे सीधा कि वह आखिरकार उसके जीवन की जो पूरी गाथा है वो यही होती है कि सी रिमेन्स एट होम, वो घर में रह जाती है, एंड सी टेक्स केयर ऑफ हर पेरेंट्स। दैट्स ऑल अबाउट उमा। तो उसकी ज़िंदगी एक घर में सिमट कर रह जाती है, उसके सपने बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। सो सेम स्टोरीज है। हाँ, तो ये मॉक टेस्ट वाला ही है। 11th नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज उमाज फेल्ड इंगेजमेंट सिम्बोलाइज इन द नॉवेल। उसका जो इंगेजमेंट टूट जाता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की अप्रत्याशिता को शो करता है। द सोसाइटल प्रेशर ऑन वुमेन, इसको दिखाता है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। नाउ द सेकेंड वन, द सोसाइटल प्रेशर ऑन वुमेन, की महिलाओं पर किस तरह के दबाव और किस तरीके के उन पर बोझ होते हैं, उसका यह तरीके से सिम्बोलाइजेशन है ना। कि लड़की हो गई, जवान हो गई तो उसको विवाह ही कर देना है। आज भी है, मतलब भारत की आज़ादी के 75 साल भी इस तरह की कहानियाँ बड़ी आम सी बात है, जो एक बहुत दुखद है। हम भले अमृत काल के हैं या हम विश्वद्रुह हो जाएं, बट द स्टोरी इज़ क्वाइट ट्रू। इट इज, कह सकते हैं कि एक तरीके का बिटर ट्रूथ है भाई। तो इसी का यहाँ पर कह सकते हैं कि वो जो इंगेजमेंट है वो सिंबलाइज करता है कि सोसाइटी कैसे एक वीमेन पर दबाव डालती है। ठीक है, चलिए आगे। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कैरेक्टर शोज द मोस्ट सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स उमा। एक कैरेक्टर है जो एक तरीके का सिंपैथी व्यक्त करता है इस पूरे, चूँकि आप देखेंगे तो इवन अरुण इज नॉट सपोर्टिंग द उमा। भले वो अमेरिका में पढ़ रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट दैट मच ऑफ ओपन दैट ही कैन सपोर्ट हीज सिस्टर। कोई नहीं उसको सपोर्ट कर रहा है इस पूरे नॉवल में। बट देर इज अ कैरेक्टर दैट्स नेम इज मीरा मासी, उसकी मासी है जो उसको सपोर्ट करती है, एंड शी टेक्स हर टू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड वेयर शी गेट्स सम काइंड ऑफ रिलीफ। ओके, सो एक तरीके का जो रिलीफ देती है वो मीरा मासी है ना। रिलीजियस गैदरिंग्स वगैरह में लेकर जाती है उसको। 13 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज मामा ट्रीट उमा थ्रू आउट द नॉवेल। जो उसकी माँ है उमा की, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल उमा, उसकी मम्मी उसके साथ किस तरीके का सलूक करती है। हाउ डज मामा ट्रीट उमा थ्रू आउट द नॉवेल। तो कैसे बिहेव करती है, विथ लव एंड इनकरेजमेंट, क्या वो देती तो बात ही अलग था। नो, नथिंग लाइक दैट, ये तो बात ही नहीं है। विथ इंडिफरेंस, तो ये तो है, इंडिफरेंस तो है। विथ क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोल, इंडिफरेंस रहती है तो बात ही अलग था। बट शी इज नॉट ओनली
criticizing her, but she also wants to get control over her. किसी तरह का उसको आज़ादी नहीं देना चाहती. She is deciding the life of Uma. So she is a kind of oppressive mother. Okay, so the question, option number 3 or the C is the correct one. Let's move to the next question. What is the significance of food in the novel? देखिए इसका टाइटल में ही फास्टिंग फेस्टिंग है ना, तो इसका इस नॉवेल में फूड का क्या रोल है इसके बारे में कहा जा रहा है. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड इन द नॉवेल? तो इट हाईलाइट्स कल्चरल डिफरेंसेस. क्या यह सांस्कृतिक विभिन्नता को प्रकट करता है या रेखांकित करता है? इट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर वेल्स. क्या ये पात्रों के धन संपदा को दिखाता है? इट इज टूल फॉर मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल. क्या मैनिपुलेशन और कंट्रोल को दिखाता है? इट सिम्बोलाइजेज लव एंड केयर? बिल्कुल नहीं. तो इट सिम्बोलाइजेज, इट हाईलाइट्स द कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन टू countries. Let's see the next question. Why is Arun uncomfortable during his stay with the Pattons in America? जब अमेरिका पढ़ने के लिए जाता है अरुण, तो पैटन्स फैमिली के यहाँ रुकता है ना, जो फैमिली के यहाँ वो रुकता है, स्टे करता है, दैट फैमिली नेम इज पैटन्स. तो कह रहा है कि वो उसका किस तरीके का वाई वो क्यों अनकम्फर्टेबल था, क्यों रहता है. तो ही मिसेस हिज फैमिली, अपने घर के वो मिस करता है. इसलिए क्या? ही डिसलाइक्स अमेरिकन फूड. हाँ, डिसलाइक तो करता है बिकॉज इन अमेरिका यू विल गेट द नॉन वेजिटेरियन फूड्स जनरली, बट हेयर अरुण इज अ वेजिटेरियन. from he belongs to a vegetarian family, or he does not eat non-vegetarian vegetables, you can say. So अब इसमें फूड तक मामला है. ही इज डिस्टर्ब्ड बाय द फैमिली डाइसफंक्शन. तो इसका सही बात यही है कि वो फैमिली वहाँ की कल्चर जो है और जिस कल्चर से ये गया है उसके बीच एक बहुत बड़ा क्लैश है ना. वहाँ बहुत सा इनके रहन सहन खान पान इन सबों में लेकर बड़ी दिक्कत है. खास करके खाना, ये नॉनवेज नहीं खाता, इससे इसको लेकर उन सब बहुत अजीब इसको मानते हैं. अब ये क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड है ना. तो द क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट करियर पाथ डज अरुण परस्यू इन अमेरिका? अमेरिका में क्या कौन सा पढ़ाई करने गया है? तो आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट ही गोज टू स्टडी फॉर मेडिसिन. वो डॉक्टरी का पढ़ाई करने जाता है. 17 नंबर क्वेश्चन देखिए. हाउ डज उमाज यंगर ब्रदर अरुण डिफर फ्रॉम हर इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट बाय देयर पेरेंट्स? कैसे वो अलग है और उनकी अपॉर्चुनिटीज और उसके साथ बर्ताव के मामले में? तो ही इज निग्लेक्टेड एंड इग्नोर. हाउ डज उमाज यंगर ब्रदर? नहीं, ही इज गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस. दो सेकंड नंबर इस सही कि कैसे उमा को एक तरीके से नेग्लेक्ट और इग्नोर किया जाता है, वाइल ऑन द अदर हैंड जो अरुण है उसको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज आती है, हर तरह का केयर मिलता है, हर तरह का उसको सेक सुविधाएँ मिलती हैं, है ना. तो इस वजह से गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा पसीना आ रहा है, पूछना पड़ रहा है. मत कहिए कि बहुत डेडिकेटेड हूँ, नथिंग लाइक दैट, बट यस इट इज़ क्वाइट हॉट हेयर. नेक्स्ट 18th. what role does मीरा मासी प्ले इन उमाज लाइफ? किस तरह का रोल मीरा मासी जो है उमा के जीवन में प्ले करती है? तो सी इज ए डिस्टेंट रिलेटिव हु इग्नोर्स उमा? ऐसा नहीं है. सी इज स्पिरिचुअल गाइड एंड सोर्स ऑफ कंफर्ट. सी इज एन एंटागोनिस्ट हु अपोजेज उमा? नथिंग लाइक दैट. सी इज अ बिजनेस पार्टनर? नथिंग लाइक दैट. द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. सी इज अ स्पिरिचुअल गाइड एंड सोर्स ऑफ कंफर्ट टू उमा, है ना. वो एक तरीके का कह सकते हैं कि रिलीफ देती है उमा की इस पूरी दुख भरी जीवन गाथा में. हर तरह से जब उसको जुल्म और क्या कहे सितम मिल रहे हैं तब उसको एक तरीके का सहारा मिलता है, दैट इज फ्रॉम हर मासी. व्हाट 19th नंबर क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन अरुण एंड मिसेस पैटन? पैटन और उसके बीच जो भी कन्फ्लिक्ट होता है उसका क्या कारण है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टेंशन? तो अरुण's रिलक्टेंस टू ईट मीट, अरुण's academic performance, अरुण's financial dependence, अरुण's introvert nature. ना,
प्राइमरी काज उसका रिलेक्टेंस टू फूड है, खास करके नॉन वेजिटेरियन नहीं होने और मीट नहीं खाने की वजह से एक तरीके का टेंशन होता है। एंड द पैटर्न फैमिली जो है उसको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। हाउ स्ट्रेंज ही इज, उनके लिए भाई मीट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, बिकॉज दैट कंट्री इज़ अ कोल्ड काइंड ऑफ कंट्री है ना, तो उसमें मीट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। देखिए 20 क्वेश्चन, हाउ डज देसाई और देसाई मीन अनिता देसाई कॉन्ट्रास्ट द लाइव्स ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड अमेरिका थ्रू द कैरेक्टर इन द नोबेल। अमेरिका और भारत की बीच का एक कॉन्ट्रास्ट किस तरह से किन पात्रों के माध्यम से वो दिखाती है। तो बाय शोइंग द फ्रीडम ऑफ अमेरिकन वुमेन कंपेयर टू द कॉन्स्टेंट्स इन ऑन इंडियन वुमेन। तो क्या पहला है, द सेकेंड बाय इलस्ट्रेटिंग द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन बोथ द कंट्रीज, बाय डिपिक्टिंग द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन इन द कल्चर्स, बाय हाईलाइटिंग द फैमिली डायनेमिक्स। तो ये देखिए लगभग बातें सब सही है, लेकिन मोस्टली इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है बाय शोइंग द फ्रीडम ऑफ अमेरिकन वुमेन कंपेयर्ड टू द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बंदिशें, पाबंदियाँ, और जो कंट्रोल होता है उनको दिखाता है कि इंडिया में क्या है और अमेरिका में क्या है। सो देयर इज ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वुमेन्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ फास्टिंग एंड फेस्टिंग। तो पहले ही एक तरीके का क्वेश्चन था। सो स्मॉल टाउन इन इंडिया इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द नोबेल। 22 क्वेश्चन देखिए, विच कैरेक्टर इज सेंट टू अमेरिका इन हर एजेंसी, रिपीट जैसा लग रहा है। सो द Arun is the character who is sent to America for his higher education. 23, what is the main theme explored in fasting feasting। तो अभी ही बात किए थे, the conflict between tradition and modernity would be another theme और major theme of the novel। इससे पहले जेंडर रोल्स और फैमिली डायनेमिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। देखिए 24, who is considered the black sheep of the family in fasting feasting। ब्लैक शिप का मतलब होता है एक तरीके का, शायद ब्लैक शिप को इस तरीके से समझ लीजिए, जिसको कहते हैं ना कि एक ब्लैक शिप को इस तरीके से समझिए जो एक तरीके बोझ टाइप का हो, है ना, जो जिसके कारण जैसे कहते हैं ना कि हिंदी में वो टर्म है मैं भूल रहा हूँ, जैसे कुछ बुरा हो जाता है उसकी वजह से, है ना, या फिर वो शुद्ध उस वो घर के लिए शुभ नहीं है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि वो हानि का कारण बनता है, इस तरीके के ब्लैक शिप, है ना। तो कौन है ब्लैक शिप ऑफ फैमिली इन फास्टिंग फेस्टिंग। तो निसंदेह जो उमा कैरेक्टर है उसको ये लोग ब्लैक शिप के रूप में मतलब ट्रीट कर रहा है ना। तो ये हो गया, ब्लैक शिप कौन है, तो उमा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट ट्रेजिक इवेंट बिफॉल्स अनामिका। अनामिका के साथ कौन सा ट्रेजिक इवेंट होता है। तो सी इसके बारे में भी ये क्वेश्चन होता है, सी कमिट सुसाइड एट द एंड ऑफ द नोवेल। मतलब वो इसके साथ एट द एंड ऑफ द नोवेल नहीं, उसके साथ एट द एंड, उसके जीवन के आखिर में यही होता है कि सी कमिट सुसाइड, है ना। ऐसे ये हो गया। हाँ, व्हाट डज द टाइटल फास्टिंग फेस्टिंग मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट, रिपीट हो गया का। हाँ लेकिन इसका आंसर वही होगा, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एबंडेंस एंड डेप्रिवेशन। आई थिंक इट इज रिपीटेड वन। 27 देखिए, हाउ डज अरुण फील अबाउट हिज फैमिली इन अमेरिका। ही इज एक्साइटेड एंड फील्स लिबरेटेड, ही इज इंडिफरेंट एंड विवोर्ड, ही इज ओवरवेल्ड एंड आइसोलेटेड। द थर्ड नंबर ये सही है, वह एक तरीके से बर्डन अपने आप में फील करने लग जाता है, नथिंग इज गुड फॉर हिम। हाँ, तो ओवरवेल्ड है, बर्डनड है एक तरीके का, और आइसोलेटेड अकेला है, बिकॉज द फैमिली एमंग या फिर जिस फैमिली में रह रहा है ना, उसके साथ उसके बढ़िया कनेक्शन बॉन्डिंग्स नहीं है, है ना। तो इस वजह से ही इज आइसोलेटेड एंड ओवरवेल्ड है, ये बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, which character is symbol of the oppressive nature of traditional expectations। कौन सा कैरेक्टर है, मामा पापा, अनामिका, उमा, मिसेस पैटर्न। नहीं, तो इसमें मामा पापा जो हैं आपको एक ऑपरेसिव कैरेक्टर में दिखते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, उमा के साथ एक तरीके का ऑपरेशन ही कर रहे हैं वे लोग ना, उनकी
एक तरीके जेंडर स्टेरियोटाइप से वो सब ग्रसित हैं। तो इसलिए यहाँ पर मम्मी पापा जो कैरेक्टर हैं वो लोग सिंबल ऑफ ऑपरेशन हैं और ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन, जो ट्रेडिशनल जो होते जा रहा है उसको वो पालन करते हैं। व्हाट करियर डज अरुणा परस्यू आफ्टर मैरिज? मैरिज के बाद अरुणा क्या करियर परस्यू करती? कुछ नहीं भाई, क्या होगा उसका जीवन में? उसका जीवन तो पूरा चौपट कर दिया इन लोगों ने। तो सी डज नॉट परस्यू अ करियर, okay, she does not pursue any career but she becomes just a housewife, does not pursue a career and becomes a housewife only. That's the story of Uma. Next question 30 वो देखिए, how is the relationship between Uma and her parents described? उमा और उसके फैमिली के साथ किस तरह का रिलेशन है? How is the relationship between Uma and द पेरेंट्स? तो किस तरीके का है? सपोर्टिव एंड नर्चरिंग? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। डिस्टेंट एंड नेग्लेक्टफुल, कंट्रोलिंग एंड ऑप्रेसिव, इंडिफरेंट एंड कोल्ड। बात तो ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात ज़्यादा सही है कि दे आर नॉट ओनली ऑपरेसिंग बट दे आर कंट्रोलिंग। नॉट ओनली नेग्लेक्ट भी नहीं करते, नेग्लेक्ट कर देते तो बेचारी कुछ ना कुछ कर भी लेती, बट नॉट इवन दे आर नेग्लेक्टिंग हर, दे आर इवन कंट्रोलिंग हर, दे आर ऑपरेसिंग हर कंटिन्यूसली। 31 व्हाट इज उमाज ग्रेटेस्ट एस्पिरेशंस दैट शी इज अनेबल टू अचीव? उसके सबसे बड़ी एस्पिरेशंस क्या है, महत्वाकांक्षाएं क्या थी, है ना? तो टू बिकम अ डॉक्टर बनना चाहती हैं थी, टू ट्रैवल द वर्ल्ड, दुनिया घूमना चाहती थी, टू गेट एन एजुकेशन, टू मैरी अ वेल्दी मैन। बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी भैया, बस वो चाहती थी बेचारी कि हम पढ़ जाएं। यही कहानी आज भी भारत के बहुत सारे अनगिनत लोगों की स्टोरी है। सो जस्ट ही वांटेड टू गेट एन एजुकेशन, नथिंग एल्स। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डज उमाज फैमिली रिस्पॉन्ड टू हर इनएबिलिटी टू फाइंड हस्बैंड? वो इसमें कह रहे हैं हाउ डज उमाज फैमिली रिस्पॉन्ड टू हर इनएबिलिटी टू फाइंड हर हस्बैंड। वो जो उमा के लिए लड़का देखने में किस तरह की असमर्थता वो सब दिखाते हैं, है ना? दे इनकरेज हर टू परस्यू हायर एजुकेशन। बिल्कुल बात गलत है ना? ऐसा तो कुछ उन लोगों ने किया नहीं। सेकेंड, दे ट्रीट हर विथ अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस। नो भैया, ये तो आज भी नहीं है, बहुत कम फैमिली ऐसे। दे ब्लेम हर एंड इम्पोज स्ट्रिक्टर कंट्रोल ओवर हर। यही बात सही है। दे सेंड हर टू लिव विथ रिलेटिव्स, नथिंग लाइक दैट। सो द थर्ड नंबर ऑप्शन, दे ब्लेम हर, उसको ब्लेम भी करते हैं। नॉट ओनली दे आर कंट्रोलिंग बट दे आर ब्लेमिंग, दे आर ऑपरेसिंग हर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. Let's move to the next question, 33. In the novel, what does food often symbolize? देखिए पूरी एक तरीके का पोस्टमार्टम कर दिए हैं इस नॉवेल पर, जितनी भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो है। आप अगर वीडियो में हैं तो आपके लिए सच में ये फ्रूटफुल होने जाने वाली है। इन द नॉवेल व्हाट डज द फूड ऑफन सिम्बलाइज? वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का संकेतक है? बिल्कुल नहीं। कल्चर आइडेंटिटी देखना होगा। लव एंड अफेक्शन, कंट्रोल एंड पावर, ये तो है, ये इसका है, लगता है ये भी थोड़ा थोड़ा, बट द मेजर थीम दैट रिप्रेजेंट्स फूड इज द कंट्रोल एंड पावर. लेट्स मूव टू द 34 नंबर क्वेश्चन. व्हिच कैरेक्टर कंट्रास्ट शार्पली विथ उमा ड्यू टू देयर सक्सेसफुल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट? तो व्हिच कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट मतलब एक तरीके का तुलना, तो किसका तुलना करें? व्हिच कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट शार्पली विथ उमा, है ना? तो उमा के साथ किसका किया जाता है? तो दैट इज अरुण. मैंने पहले बताया ना कि उमा और अरुण एकदम दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, बट इफ़ यू विल लुक एट द स्टोरी ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स यू विल गेट द डिफरेंट पिक्चर. ओके, वन एक का ट्रेजिक एंड एक तरीके से देख लीजिए, एंड एक का देख लीजिए अमेरिका पढ़ने चल जाता है. सो बोथ आर वेरी ब्रिलियंट बट देयर स्टोरी इज क्वाइट डिफरेंट. Let's move to the question number 35. How does the Patton family in America view Arun? अरुण के प्रति उनके क्या नज़रिया है? तो एज ए सोर्स ऑफ कल्चरल एनरिचमेंट, बिल्कुल नहीं ऐसा देखते भाई. एज ए मेंबर ऑफ देयर फैमिली, ऐसा भी नहीं. एज ए गेस्ट हु नीड्स देयर कंस्टेंट केयर, नथिंग लाइक. एज ए ऑडिटी एंड बर्डन, एक बोझ ही समझते हैं. ऑडिटी मतलब होता है एक
अजीब प्राणी समझ लीजिए, स्ट्रेंज, यूनिक, क्वियर, क्वियर थोड़ा अलग हो जाएगा आज के सेंस में, बट दे कंसिडर हिम दैट ये चिकन विकन भी नहीं खाता, किस तरह का प्राणी है ना, तो इस तरीके का वो सब उनके बारे में ख्याल रखते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36। वी हैव 40 क्वेश्चन here in this video, and this 40 question will definitely going to help you in your coming examination. So 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, what is one of the main reason Arun feels uncomfortable with the Patton's family? किस कारण से वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था? देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं, बट the language and the options are quite different, so it can be helpful for you. क्या है ऑप्शन? They force him to participate in religious activity. Is it so? No. They do not respect his vegetarian diet. ये तो बात है भाई. What is one of the main reason? हाँ. They do not provide him with proper accommodation. They criticize his academic profession. Nothing like that. They do not respect हिज वेजिटेरियन डाइट, उसकी वेजिटेरियन डाइट को वो लोग पसंद नहीं करते हैं. सो दैट इज द रीज़न. हाँ, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37. व्हाट एक्टिविटी डज उमा फाइंड सोलेस इन डिस्पाइट हर कॉन्स्टेंट लाइफ? तमाम मजबूरियों, तमाम दुश्वारियों के बावजूद उसके जीवन में कुछ ऐसा चीज़ था जो उसको थोड़ी सुख शांति और थोड़ा सहजता दे जाती थी, सोलेस दे जाती थी. वो क्या था? तो रीडिंग बुक्स, किताबें. बेचारी को तो सबसे मरहूम कर दिया गया. तो नो, गार्डनिंग भी नहीं. अटेंडिंग रिलीजियस, यस, उसकी मासी जो है उसको बताया था ना कि रिलीजियस गैदरिंग्स में लेकर जाती थी. दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द ओनली थिंग इन द होल नॉवेल विच गिव्स अ काइंड ऑफ सॉलिस टू हर. अदरवाइज एवरीबॉडी इज अप्रेसिव टू हर. So option number C is the correct one. Let's move to the second last question. How does Desai contrast the lives of Uma and Arun in the novel? एक तरफ अरुण का जीवन है, एक तरफ उमा का जीवन है. उन दोनों के बीच जो कंट्रास्ट है, कंपैरिजन है, वो किस तरह से अनीता देसाई ने किया है? तो बाय हाईलाइटिंग द डिफरेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय मेन एंड वुमेन इन इंडियन सोसाइटी. क्या ये बात है? By showing the cultural difference between India and America, by depicting the contrast between rural and urban lifestyle, by emphasizing the generational gap in their family. Nothing like that. So the first option, by highlighting the different challenges faced by men and women in Indian society. ये पूरा आपका अनीता देसाई के डिपिक्शन है इस नॉवेल में. ओके, सो इसके ज़रिए उसने दोनों के कंट्रास्ट, दोनों के जीवन का कंट्रास्ट को दिखाने का कोशिश किया है. लेट्स मूव टू द सेकेंड लास्ट, ना लास्ट नोट सेकेंड लास्ट. विच इवेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन उमाज लाइफ? उमा के जीवन में कौन सी घटना एक टर्निंग पॉइंट बनकर आती है? हर फादर्स डेथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है. अरुण्स डिपार्चर टू अमेरिका, हर फेल्ड मैरिज प्रपोजल, अनामिकाज डेथ. उनकी एक दोस्त रहती है, दैट इज अनामिका. उनका सुसाइड कर जाना उसके जीवन में एक तरीके का और दुखों का पहाड़ टूट कर आता है. विच इवेंट मेक्स अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट? तो यह एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है उनके जीवन में. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. वी कंप्लीटेड 39 क्वेश्चंस. ओके, इस तरह का समझ रहे कि इतनी ह्यूमिडिटी गर्मी में भी थोड़ा सा कदर कीजिएगा भाई. हाँ, 40 क्वेश्चंस. देखिए, व्हाट इज अरुण्स रिएक्शन टू द अमेरिकन लाइफस्टाइल ही इनकाउंटर्स? किस तरह के अमेरिकन लाइफस्टाइल से वो इनकाउंटर्स होता है, मतलब सामना करना पड़ता है. व्हाट इज अरुण्स रिएक्शन टू द अमेरिकन लाइफस्टाइल ही इनकाउंटर्स? किस तरह का उसका रिएक्शन है जब वो सामना करता है अमेरिकी जीवन शैली को. ही ईगरली अडोप्ट इट? नथिंग लाइक दैट. तो अडोप्ट नहीं कर पाता. ही फील्स कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस. क्या ऐसी बात है? ही बिकम्स रिबेलियस, विद्रोही हो जाता है. ही ट्राइज टू चेंज द पैटर्न्स फैमिलीज हैबिट. नो. सो द आंसर इज बी. ही फील्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द प्लेस. वो अपने आप को लगता है कि हम दूसरी ही गोले में आ गए हैं, है ना. तो उसकी जीवन एकदम उसका भी जीवन कोई सुखद नहीं है वहाँ. भले उसको भारतीय समाज के नाते, एक बेटा होने के नाते उसको बहुत सारी सुख सुविधाएँ और अवसर मिले हैं, बट ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच
कह सकते हैं कि एडजस्टेड देयर इन अमेरिका, है ना। तो ये बात भी है। देखिए अगला क्वेश्चन, नहीं अगला तो आपके लिए होगा ये भैया, इतना हम किए हैं तो एक आप भी कीजिए, आपके लिए ही काम का होगा, मेरा क्या है कि नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन दिए हैं, लिख दीजिएगा नीचे, अच्छा ही लगेगा लिखेंगे आप लोग तो, है ना। इतना मेहनत करते हैं भाई, थोड़ा मेहनत आप भी कर लें। द नोवेल फास्टिंग फेस्टिंग पब्लिश्ड इन द ईयर, कब प्रकाशित हुआ ये बता दीजिएगा, है ना। और थोड़ा अनीता देसाई के बारे में। तो खैर ऐसे जनरली मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस इतना लंबा है कि अगर राइटर के बारे में भी पूछने लग जाए तब तो आदमी सुसाइडे कर ले अंग्रेजी पढ़ने वाला, जितना दूसरे वाला भी जितना सिलेबस इन लोगों ने दिया है, क्या ही बोले, क्या ही छोड़ा इन लोगों ने। यूपीएससी वाला देखे तो सब कुएं में कूद के गिर जाएगा, जिस तरीके से इन लोगों ने सिलेबस बनाया है। खैर चलो, ये रहा आपका आंसर कि देख लीजिएगा। बाकी और भी हमारे स्टडी फॉर गोल्स वाले मेहनत करते रहते हैं, तो उनकी मेहनत का थोड़ा आप भी कदर कीजिएगा, थोड़ा देखिएगा, आपके काम के जो चीज़ें हैं वो ज़रूर ग्रहण कीजिएगा, खरीदिएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपकी फीडबैक और आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। थैंक यू सो मच।